ऑब्जेक्टिव क्लियर तो रिजल्ट क्लियर के साथ हम फिर से केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक चैप्टर से कुछ चुनिंदा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया है, जिसमें इस तरह का क्वेश्चन आपको हर तरह का एग्जाम में देखने को मिलता है। मैट्रिक एग्जाम हो या इंटर का हो या अदर कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, इस तरह का क्वेश्चन आपको एक नए क्वेश्चन यहाँ से आने की फुल गारंटी रहता है। ठीक है, चलिए हम समय को गंवाएंगे नहीं, क्योंकि आप लोग के भी पास बहुत कम समय है। चलिए पहला हम देखते हैं एल्केन। ठीक है, एल्केन का जो सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है। और एल्केन ग्रुप के जितना भी सदस्य आएंगे वो सब संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को कहते हैं, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। ठीक है, और एल्केन में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो एल्केन में प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। एल्केन में कौन सी अभिक्रिया होती है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। ठीक है, उसके एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंधन होता है। कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बंधन होता है? एकल बंधन होता है। और एकल बंधन की लंबाई क्या होती है? 154 pm। pm के मतलब पिकोमीटर। कभी कभी 1.54 भी दे सकता है, तो टेंशन न लेना, सेम वही हुआ, 154 ही हुआ। ठीक है, उसके बाद कार्बन के प्रसंकरण अवस्था क्या होती है? sp3। माने एल्केन ग्रुप के जितने भी सदस्य होंगे ना, उस सब का प्रसंकरण अवस्था क्या होगा? sp3 होगा। ठीक है, एल्केन का जो पहला सदस्य क्या होता है? मेथेन होता है। मेथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। मेथेन को मार्स गैस कहा जाता है, और मार्स गैस कहा जाता है, और इसका माइन गैस भी कहा जाता है। मेथेन को मार्स गैस के साथ साथ माइन गैस भी कहा जाता है। यह धान की खेतों, कोयला की खानों और दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मेथेन गैस कहाँ पाए जाते हैं? तो धान के खेतों में, कोयला की खानों में, दलदली क्षेत्र में मेथेन गैस पाए जाते हैं। ठीक है, तो मेथेन हुआ, एथेन हुआ, प्रोपेन हुआ, ब्यूटेन हुआ। ठीक है, ये सब एल्केने ग्रुप का सदस्य होता है। ठीक है, और ये जो देख रहे हैं चिन्ह, इसको सिग्मा कहा जाता है, माने छोटी सिग्मा। तो एल्केन में सिग्मा बंधन की संख्या कितनी होती है? 4। एल्केन में सिग्मा बंधन की संख्या कितनी होती है? 4। और पाई बंधन की संख्या कितनी होती है? 0 होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि मेथेन के एक अणु में कार्बन की प्रसंकरण अवस्था क्या होती है? तो sp3। ठीक है, उसके बाद ब्यूटेन में कार्बन की प्रसंकरण अवस्था क्या होती है? sp3। माने एल्केन ग्रुप के जितना भी सदस्य हो, जैसे मेथेन हुआ, एथेन हुआ, प्रोपेन हुआ, ब्यूटेन हुआ, पेंटेन हुआ, हेक्सेन हुआ, एप्टेन हुआ, ऑक्टेन हुआ, नोनेन हुआ, डेकेन हुआ, इस सब एल्केन का सदस्य। ठीक है, एल्केन के सभी सदस्य में कार्बन की प्रसंकरण अवस्था क्या होती है? sp3। एकल बंधन का एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच एकल बंधन लगल होता है, और जिसका एकल बंधन की लंबाई क्या होती है? 154 pm। और एल्केन में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। एल्केन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है, जिसका सूत्र CnH2n+2 होता है। एल्केन में सिग्मा बंधन की संख्या 4 होती है, पाई बंधन की संख्या 0 होती है। दूसरा है ग्रुप है, नाम है एल्कीन। ठीक है, एल्कीन, एल्कीन का सूत्र क्या होता है? CnH2n होता है। ठीक है, CnH2n। और एल्कीन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी एल्कीन को कहा गया। और एल्कीन में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो एक्सिल अभिक्रिया होती है। ठीक है, और एल्कीन में क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बंधन लगा रहता है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बंधन है, यानी द्विबंधन है, तो समझिएगा कि एल्कीन ग्रुप है। द्विबंधन की लंबाई क्या होती है? 133 pm होती है, माने 133 पिकोमीटर होती है। और कार्बन के प्रसंकरण अवस्था क्या होती है? sp² होता है। क्या होता है? sp²। एल्केन ग्रुप के प्रथम जो यौगिक होते हैं उसको एथीन कहा जाता है। एथीन को ही इथिलीन कहा जाता है। ठीक है, इथिलीन कहा जाता है, जिसका सूत्र क्या होता है? C2H4 होता है। एथिलीन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो एथिलीन का प्रयोग हम कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है। कच्चे फल जो पक जाते हैं पेड़ पौधा में,
ठीक है। तो एथिलीन के कारण ही पकते हैं। ठीक है। तो एथिलीन का काम क्या है, तो कच्चे फलों को पकाने में प्रयोग होता है, जिसका सूत्र C2H4 होता है। और एथिलीन किसके अंतर्गत आते हैं, एल्कीन के अंतर्गत। एल्कीन में उसके बाद सिग्मा बंधन की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। पाई बंधन की संख्या कितनी होती है, 1। और एल्कीन ग्रुप के जितना भी सदस्य होता है उसमें कार्बन की प्रसंकरण अवस्था क्या होती है, sp² होते हैं। ठीक है। द्विबंधन की लंबाई 133 pm होती है। तीसरा ग्रुप है एल्काइन, हम लिए। एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2 होता है, CnH2n-2। अगर +2 होगा तो एल्केन का सूत्र, -2 होगा तो एल्काइन का सूत्र। एल्काइन को असंतृप्त भी हाइड्रोकार्बन, इसका भी असंतृप्त है एल्कीन का, और एल्काइन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है, तो एक्सिल अभिक्रिया होती है। ठीक है। एल्काइन किसको कहते हैं, अगर कार्बन कार्बन के बीच त्रिबंधन का चिन्ह है, तो त्रिबंधन का चिन्ह है तो हमको इसको एल्काइन कहेंगे। ठीक है। और त्रिबंधन की लंबाई कितनी होती है, 120 pm होती, पिकोमीटर। और इसमें कार्बन किस अवस्था में रहता है, sp प्रसंकरण अवस्था में रहता है। ठीक है। और एल्काइन का जो प्रथम सदस्य होता है एसेटिलीन होता है। ठीक है। जिसका दूसरा नाम क्या होता है, एथाइन होता है। एसेटिलीन और एथाइन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो गैस वेल्डिंग में करते हैं। ठीक है। गैस वेल्डिंग में किसका प्रयोग होता है, तो एसेटिलीन और एथाइन का प्रयोग होता है, जिसका सूत्र क्या होता है, CH2 होता है। इसमें सिग्मा बंधन 3 होता है, पाई बंधन कितना होता है, 2 होता है। ठीक है। एल्कोहल का पहचान क्या है, OH, माने OH एकल बंधन OH किसका क्रियाशील समूह होता है, तो OH एल्कोहल का क्रियाशील समूह होता है। और एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, CnH2n+1 × OH। ठीक है। क्योंकि इसका पहचाने होता है OH, जिसमें OH लगा हुआ है, समझिए एल्कोहल। एल्डिहाइड का पहचान है CHO, क्या पहचान इसका, CHO। तो इसका सूत्र क्या होगा, CnH2n+1 × CHO। CnH2n+1 सब में होगा। ठीक है। एल्कोहल होगा तो OH लगेगा, एल्डिहाइड होगा तो CHO। कार्बोक्सिलिक अम्ल का पहचान क्या होता है, तो COOH। ठीक है। कभी कभी एग्जाम में दे देगा एकल बंधन COOH किसका क्रियाशील समूह है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का है। ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है, CnH2n+1 × COOH होता है। ठीक है। ब्यूटेन का जो सूत्र होता है C4H10 होता है। C4 क्या होता है, H10 होता है। अब यहाँ पर जो 2 लिखे हैं, 3 लिखे हैं, 5 लिखे, क्या है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि ब्यूटेन के कितने समावयवी होते हैं। ठीक है। समावयवी का मतलब होता है कि सूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग हो, उसी को हम समावयवी कहते हैं। तो ब्यूटेन के कितने समावयवी होते हैं, तो ब्यूटेन के 2 समावयवी होते हैं। पेंटेन के कितने समावयवी होते हैं, पेंटेन का सूत्र होता है C5H12, तो पेंटेन के 3 समावयवी होते हैं। हेक्सेन के C6H14, हेक्सेन का सूत्र क्या होता है, C6H14। ठीक है। हेक्सेन के कितने समावयवी होते हैं, 5 समावयवी। तो ब्यूटेन का सूत्र C4H10 होता है। और ब्यूटेन के कितने समावयवी होते हैं, 2। पेंटेन के कितने समावयवी होते हैं, 3। और हेक्सेन के कितने समावयवी होते हैं, 5 होते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि भूपर पट्टी पर कौन से तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अगर तत्व के नाम लेगा तो ऑक्सीजन। ठीक है। तत्व में पूछेगा कि भूपर पट्टी पर कौन से तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ऑप्शन में ना है तो SI सिलिकॉन मारिएगा। अगर सिलिकॉन भी ऑप्शन में नहीं देता है तो एल्युमिनियम। अगर एल्युमिनियम ना है तो Fe, क्रम सजा दिए। तो भूपर पट्टी पर कौन से तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ऑक्सीजन पाए जाते हैं। ऑक्सीजन अगर न रहेगा तो सिलिकॉन मारेंगे, SI। अगर सिलिकॉन भी ऑप्शन में ना है तो एल्युमिनियम, एल्युमिनियम भी ना है तो Fe यानी लोहा। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, भूपर पट्टी पर कौन से धातु प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, तो धातु में पूछेगा तो एल्युमिनियम। ठीक है। ये जो है वो है ऑक्सीजन धातु हुआ, SI सिलिकॉन हुआ, उपधातु हुआ, और धातु यहाँ से स्टार्ट है। तो भूपर पट्टी पर कौन से धातु प्रचुर मात्रा में पाए जाते थे, एल्युमिनियम। अगर एल्युमिनियम ऑप्शन में ना होगा तो हम Fe लोहा मारेंगे। क्वेश्चन पूछेगा भूपर पट्टी पर कौन से अधातु प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ऑक्सीजन। ठीक है। भूपर पट्टी पर कौन से उपधातु प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, सिलिकॉन। अब भूपर पट्टी पर कौन से धातु प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, धातु पूछेगा तो एल्युमिनियम होगा। एल्युमिनियम ऑप्शन न होगा तो Fe लोहा मारिए। अगर तत्व पूछेगा भूपर पट्टी पर कौन से तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, तब ऑक्सीजन। ठीक है। मानव शरीर में तत्वों का क्रम,
क्वेश्चन पूछेगा मानव शरीर में कौन से तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। मानव शरीर में कौन से तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ऑक्सीजन पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कार्बन पाए जाते हैं, उसके हाइड्रोजन पाए जाते हैं, उसके नाइट्रोजन पाए जाते हैं, उसके कैल्शियम। अगर क्वेश्चन पूछेगा मानव शरीर में कौन से धातु प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, तो कौन से धातु प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, कैल्शियम। ये सब देख रहे हैं ना, कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब आपका अधातु हुआ। तो मानव शरीर में कौन से धातु प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, तो कैल्शियम पाए जाते हैं। अगर तत्व में पूछेगा तब ऑक्सीजन, धातु में पूछेगा तो पहले ही मारना, ठीक है। मानव शरीर में यौगिकों का क्रम, तो मानव शरीर में कौन से यौगिक प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, तो सबसे ज्यादा पाया जाता है मानव शरीर में जल पाया जाता है, H2O, जो 65% होता है, ठीक है। और मानव शरीर में जल के बाद प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, वसा का मात्रा अधिक होती है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। क्वेश्चन पूछेगा किसे आवारा तत्व कहा गया, तो आवारा तत्व हाइड्रोजन को कहा गया, और हाइड्रोजन को ही भविष्य का ईंधन कहा गया, ठीक है। उसके बाद आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व को क्या कहते हैं, तो क्षारीय धातु कहते हैं, ठीक है। और आवर्त सारणी के 1 के तत्व कौन कौन है, तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। आवर्त सारणी वर्ग 2 के तत्व को क्या कहते हैं, तो क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, ठीक है, 2 के तत्व। आवर्त सारणी के वर्ग 11 के तत्व क्या कहलाते हैं, सिक्का धातु। सिक्का धातु कौन कौन होते हैं, एल्युमिनियम, कॉपर और सोना। ये सोना का संकेत है, कॉपर तांबा का, इसका चांदी सिल्वर को ही एजी कहा जाता है। आवर्त सारणी के वर्ग 12 के तत्व को क्या कहते हैं, तो आवर्त सारणी वर्ग 12 के तत्व को उड़नशील धातु कहा जाता है, जो उड़ने वाला होता है, ठीक है। आवर्त सारणी के वर्ग 15 के तत्व क्या होते हैं, तो आवर्त सारणी के वर्ग 15 के तत्व जहरीला होते हैं। तो वर्ग 15 के तत्व कौन होते हैं, तो नाइट्रोजन होते, फास्फोरस होते, ठीक है। ये सब जहरीला गैस है जो आवर्त सारणी के वर्ग 15 के तत्व कहलाते हैं, ठीक है। आवर्त सारणी के वर्ग 16 के तत्व को क्या कहते हैं, तो वर्ग 16 के तत्व को चेलोजन कहते हैं या चेल्कोजन, चेलोजन या चेल्कोजन कहते हैं। आवर्त सारणी वर्ग 16 के तत्व कौन कौन है, तो ऑक्सीजन है और सल्फर है, ठीक है, सल्फर है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि ऑक्सीजन या सल्फर की संयोजकता कितनी होती है, तो ऑक्सीजन और सल्फर की संयोजकता 2 होती है, और इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, तो -2। ऑक्सीजन सल्फर की संयोजकता 2, ऑक्सीकरण संख्या -2। वर्ग 17 के तत्व को क्या कहते हैं, तो हेलोजन या हेलोजन कहते हैं, हेलोजन कहते हैं। वर्ग 17 के तत्व को हेलोजन कहते हैं। वर्ग 17 के तत्व कौन कौन है, तो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये सब वर्ग 17 के तत्व। वर्ग 17 के तत्व को हम क्या कहते हैं, हेलोजन कहते हैं। और आवर्त सारणी के वर्ग 17 का जितना भी तत्व है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस सब की संयोजकता 1 होती है, ठीक है। फ्लोरीन कहिए, ये क्लोरीन कहिए, ब्रोमीन, तीनों की संयोजकता 1 होती है। अगर ऑक्सीकरण संख्या पूछेगा तब -1 होगा, ठीक है। वर्ग 18 के तत्व को हम शून्य वर्ग भी कहते हैं। 18 के तत्व को क्या कहते हैं, शून्य वर्ग। तो वर्ग 18 के तत्व को क्या कहते हैं, अक्रिय गैस कहते हैं। इसका दूसरा नाम है उत्कृष्ट गैस, ठीक है, उत्कृष्ट गैस। और वर्ग 18 के तत्व यानी शून्य तत्व, शून्य वर्ग के तत्व कौन कौन है, तो हीलियम है, नियोन है, ऑर्गन है, सब वर्ग 18 के तत्व है, ठीक है। विटामिन से भी क्वेश्चन आपको आएगा। विटामिन का खोज कौन किया था, फंक किया था 1911 में। विटामिन का रासायनिक नाम याद करने का ट्रिक है, रथ पर एक ट्रॉफी, रथ पर एक ट्रॉफी, ठीक है, रथ पर एक क्या चीज, ट्रॉफी। तो इसका विटामिन का रासायनिक नाम, ये यहाँ पर जो है वो साइलेंट शब्द है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम र से होगा, विटामिन बी का रासायनिक नाम थ से होगा, विटामिन सी का रासायनिक नाम ए से होगा, विटामिन डी का रासायनिक नाम क से स्टार्टिंग होगा, विटामिन ई का रासायनिक नाम टा से स्टार्टिंग होगा या ट से, ठीक है। उसका विटामिन के का रासायनिक नाम आपका एफ से स्टार्टिंग होगा, यानी फ से होगा, किससे होगा, फ से। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम र से स्टार्टिंग होता है, र से रेटिनॉल। आपको देखिएगा कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, इसको लिख लीजिए, ठीक है। आप पर को साइलेंट रखिए। रथ पर एक ट्रॉफी, माने एक रथ है, उस पर एक ट्रॉफी रखा हुआ, ठीक है। तो रेटिनॉल, र का मतलब रेटिनॉल, थ का मतलब थायमिन, ए के मतलब विटामिन सी हो जाएगा, विटामिन डी होगा, विटामिन ई होगा, विटामिन के होगा। तो ए का मतलब हो गया एस्कॉर्बिक अम्ल, ए का मतलब क्या हो गया, एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। और क का मतलब हो गया कैलिसफेरॉल, ठीक है, क का मतलब कैलिसफेरॉल,
ठीक है। उसके बाद ट का मतलब हो गया टोकोफेरॉल, ट का मतलब हुआ टोकोफेरॉल, ठीक है। उसके बाद फी का मतलब हो गया आपका फिलोक्विनोन, ठीक है। तो र का मतलब रेटिनॉल, विटामिन ए का, थ का मतलब थायमिन, विटामिन बी का, ए का मतलब स्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी का, विटामिन डी का कोलोफेरॉल, ठीक है। कैलिसफेरॉल, इसके टोकोफेरॉल और फिलोक्विन, ठीक है। विटामिन के का, आप सबका विटामिन का आप रासायनिक नाम याद रख लीजिए। अब क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि कौन से विटामिन को हार्मोन कहा गया है, ठीक है। कौन से विटामिन को हार्मोन कहा गया, तो विटामिन डी को हार्मोन कहा गया, ठीक है। कौन से विटामिन को हार्मोन कहा गया, विटामिन डी को हार्मोन कहा गया, ठीक है। उसके बाद कौन से विटामिन है जो अम्ल का निर्माण करता है, या कौन से विटामिन अम्लीय होते हैं, ठीक है। तो विटामिन सी को अम्लीय विटामिन भी कहा गया, ठीक है। अब कौन से विटामिन में कोबाल्ट की मात्रा होती है, तो विटामिन बी12 में, ठीक है। विटामिन बी12 में कोबाल्ट का मात्रा अधिक होता है, इसलिए इसको कोबालामिन भी कहा जाता है, ठीक है। कोबालामिन इसकी रासायनिक नाम है। क्वेश्चन याद रखिए, मछली में कौन से विटामिन पाए जाते हैं, तो मछली में विटामिन ए पाए जाते हैं, ठीक है। और मछली के यकृत में पूछेगा तब विटामिन डी होगा। मछली में कौन से विटामिन पाए जाते हैं, तो विटामिन ए। अब मछली के यकृत में कौन से विटामिन पाए जाते हैं, तो यकृत में विटामिन डी पाया जाए। कौन से विटामिन जो है कि जो जल में घुलनशील होता है, तो विटामिन बी और सी, यही दो विटामिन है जो कि जल में घुलनशील है। बाकी विटामिन ए हो, उसका डी हो, ई हो, के, ये चारों विटामिन वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील के मतलब जो भी विटामिन होगा उस जल में शरीर में संचित नहीं हो सकता। क्वेश्चन पूछेगा कौन से विटामिन को शरीर में संचित नहीं किया जा सकता, तो विटामिन बी और सी। क्यों नहीं, तो क्योंकि यह जल में घुलनशील होते। जैसे आप विटामिन सी आप अभी यूज कर लिए, ठीक है, या विटामिन बी ले लिए, बी माने बी कॉम्प्लेक्स सिरप जो होता है ना, तो विटामिन बी है, या कोई भी अम्लीय पदार्थ ले लिए, विटामिन सी। अम्लीय पदार्थ लेने के बाद आप पेशाब करने के लिए गए, ठीक है, तो पेशाब के जरिए से विटामिन बी सी निकल जाता, ठीक है। आप विटामिन अभी लिए, अभी जाकर उन्हें पेशाब कर दिए, तो पेशाब कर देने के बाद विटामिन बी सी निकल जाता। तो इसलिए जल में घुलनशील जो भी विटामिन होता है उसको हम शरीर में स्टॉक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जितना बेर जाएंगे पेशाब करने के लिए उतना बेर ये विटामिन बी सी शरीर से बाहर निकल जाएगा। इसलिए विटामिन सी या बी कॉम्प्लेक्स जो भी सिरप आप लोग पीते हैं, तो पीने के कम से कम उसके बाद जस्ट पानी नहीं पीजिएगा, कि जितना ज़्यादा पानी पीजिएगा उतना ही आप जाइए दौड़िए, ठीक है। ये विटामिन से भी कुछ रिलेटिव था। चलिए, वीडियो अच्छा लग रहा है तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।